माताओं बहनों को सादर चरण वंदन प्रणाम। हमारा जो आज का जो मुख्य टॉपिक आप लोगों के लिए रहेगा वो है वेलनेस फॉर फीमेल्स, खासकर जो है महिलाओं के लिए, महिलाओं से संबंधित पतंजलि वेलनेस में हमारे क्या क्या है। इसमें हम जानेंगे क्या क्या बीमारियां ज्यादा महिलाओं में रहती है, उसके समाधान, और पतंजलि वेलनेस की जो परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य जी स्वामी जी के द्वारा बनाई गई एक लाइफस्टाइल है, थेरेपी है, उसको हम कैसे अपने दैनिक जीवन में यूज करते हुए, उसको यूटिलाइज करते हुए आप कैसे खुद भी स्वस्थ रह सकते हैं और अपने आपसे जुड़े जितने लोग हैं, योग शिक्षक, आपके परीक्षक हैं, आपके आपसे जो योग सीखते हैं और आप जिन लोगों से मिलते हैं, उनको आप कैसे एडवाइस कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि उनकी जो छोटी छोटी बीमारियों से लेके बड़ी बड़ी बीमारियां, उसमें कैसे हेल्प की जा सके। खासकर जो इसमें मुख्य जो केंद्र बिंदु रहेगा वो रहेगा आहार। आहार, विचार, व्यवहार और संस्कार तो हम सब भली भांति जानते हैं, आहार मुख्य रहेगा, आहार केंद्रित। तो पतंजलि वेलनेस में हम जो आहार देते हैं वो टिपिकली और स्पेसिफिकली इंडिविजुअली प्लान्ड डाइट रहती है। जैसे व्यक्ति की पूरी जो उसकी ऋतु के अनुसार, जैसे आयुर्वेद में स्वास्थ्य में बताया गया है, ऋतुचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या। तो ऋतुचर्या मीन्स अकॉर्डिंग टू सीजन, दिनचर्या मीन्स दिन, और रात्रिचर्या मीन्स रात्रि का जो गाइडलाइंस है हेल्थ के लिए, स्वस्थ मेंटेन करने के लिए और स्वस्थ होने के लिए। और इसके साथ साथ ये चीजें चेंज होती है जगह के अनुसार। जगह, जैसे अभी हमारे कुछ माताएं बहनें हैं आंध्रा से, तेलंगाना से, आप लोगों में से कुछ हैं केरल से और कुछ हैं नॉर्थ से। तो जगह के अनुसार भी जैसे खान पान में बदलाव रहते हैं, वहां का जो लोकल फूड रहता है वही उनके लिए न्यूट्रिशियस देता है। वही न्यूट्रिशन साउथ में जाएंगे तो डिफरेंट रहेगा। नॉर्थ में लोग चपाती ज्यादा खाते हैं, साउथ में जाते हैं तो राइस आपकी स्टेपल मील है। यहाँ पे बासमती राइस ज्यादा होता है, साउथ में गंजी राइस, अनपॉलिश राइस, वो ज्यादा होता है, रागी ज्यादा होती है। तो हमारे पूरे भारत में, भारत सबसे अच्छी चीज भारत में है कि हम साल भर में लगभग सारी 6 ऋतुओं का आनंद ले पाते हैं। ऐसा पूरी दुनिया में एक ही भारतवर्ष है जहां पे आप सारी 6 ऋतुओं का आनंद ले सकते हैं। तो हमें उसके अनुसार से जीवन शैली भी जीने को सीखने की आवश्यकता रहती है। ओके, तो सबसे पहले मैं 2 मिनट में आपको पतंजलि वेलनेस के बारे में एक जिस्ट देते हुए शुरुआत करना चाहूंगा। तो आप सभी परिचित हैं अपना पतंजलि वेलनेस, जो सबसे बड़ा स्वास्थ्य का मूवमेंट है परम पूज्य गुरुदेव का। इसमें हम योग ग्राम में लगभग अपने पास 1300 लोगों के रहने, खाने, पीने और स्वास्थ्य लाभ की सुविधाएं, 1300 योग ग्राम में। तो वहां पे जो चार्जेस रहते हैं वो 5500 रुपए प्रतिदिन से और लगभग है 7,500-8 हजार प्रतिदिन तक योग ग्राम में, जो जनरल सब है। और इसके ऊपर फिर आता है निरामयम, योगग्राम के ही कैंपस में, जो अपना वीआईपी है। एक जने का वही 5500 का आधा कर लीजिए आप, लगभग 2700-2800 रुपए। हाँ, 2 का 5500। और इसके बाद निरामयम है, थोड़ा वो कॉस्टली है, वीआईपी सेंटर है, तो वहां पे लगभग जो है 10,000 रुपए प्रतिदिन से रूम है। 10,000 में 2 जनों का रहना, खाना, पीना, ट्रीटमेंट। और उसमें जो है पतंजलि विला करके है, उसके ऊपर 15,000 का रूम है प्रतिदिन का, 30,000 प्रतिदिन का रूम है और 50,000 रुपए प्रतिदिन का भी उसमें कमरा है। तो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। ऐसे ही हमारा जो पतंजलि वेलनेस मुख्य जो थेरेप्यूटिक जो मेन सेंटर है वो पतंजलि वेलनेस फेज 2, जो आप कल विजिट भी करेंगे, वो अपना मुख्य केंद्र है। यहाँ पे लगभग अपने 2,000 लोगों की रहने, खाने, पीने और थेरेपी इत्यादि की सुविधा पूर्णतया है। 2,000 जने यहाँ पे रुक सकते हैं और लगभग ये फुल भी चलता है अपना 1500 के आसपास, 1500-1700 के बीच हम इसमें मेंटेन करते हैं क्वालिटेटिवली। और यहाँ पे हम क्रिटिकल रोगी जिसको कहते हैं वो भी हम ज्यादा लेते हैं। क्रिटिकल रोगी जैसे कि किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, लंग फेलियर, कैंसर्स, हार्ट के क्रिटिकल रोग, इजेक्शन फ्रैक्शन जिसका बहुत कम है
है ना। ऐसे जो एकदम एलोपैथी में जिसको बता दिया गया ट्रांसप्लांट करना है या फिर इसकी लाइफ नहीं है या फिर कोई स्कोप नहीं है, उस प्रकार के जो एंड स्टेज डिसीज जिसको बोलते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे अच्छे से लेते हैं। जो व्यक्ति चल फिर सकता है, जो फिर चल फिर नहीं सकता, उसको भी हम यहाँ पे सेलेक्ट करके इंडिविजुअली लेते हैं और उसको प्राकृतिक चिकित्सा, योग एवं आयुर्वेद इसके द्वारा पूर्णतया चिकित्सा दी जाती है। ओके, तो ये तो अपना यहाँ के सेंटर है। तो यहाँ भी लगभग 2000, आप सोचे यहाँ पे लगभग निरामय में 150-200, योगग्राम में 1300 और यहाँ पे लगभग 2000, तो लगभग 4000 लोगों के व्यवस्था अपने यहाँ पर पतंजलि हरिद्वार में ही है। इसके अलावा जो है अपना विभिन्न सेंटर है, केंद्र है, पूरे भारतवर्ष में है। तो पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट के जो है एक अपना पतंजलि वेदा लाइफ वेलनेस, वेदा लाइफ, जो अपने ऋषिकेश से लगभग 1.5-2 घंटे दूर है, पहाड़ के ऊपर है, पोखरी पे एक वो है। लगभग वो भी 50 लोगों के रहने खाने पीने की वहां व्यवस्था है, 50 जने वहां स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। ऐसे अपना पतंजलि योगपीठ मोदी नगर, दिल्ली के जो पास में है मोदी नगर, वहां पे भी लगभग 100 लोगों के रहने खाने पीने की व्यवस्था है। ऐसे ही पतंजलि योगपीठ नॉर्थ ईस्ट जो आसाम में खुला है अपना, गुवाहाटी के पास मिर्जा, गुवाहाटी में भी है नॉर्थ ईस्ट। तो ये तो मुख्य केंद्र है अपने पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट के। इसके अलावा पूरे भारतवर्ष में लगभग अपने 7 के करीब तो अपने आईपीडी सेंटर और लगभग 25 से 28 के बीच अपने ओपीडी सेंटर हैं। ओपीडी होते हैं डे केयर, जैसे आपके यहाँ मेगा स्टोर है या पतंजलि अपना चिकित्सालय है, उसके साथ साथ पहले तो वहां सिर्फ दवा लिखते थे, अब वो लोग भी अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं। एक फ्लोर 5000 स्क्वायर फीट का ले लिया, उसमें अपना पतंजलि वेलनेस का एक छोटा मॉडल, जिसमें दिन भर में 30 जनों से लेकर 100 जनों की अपनी स्वास्थ्य लाभ की थेरेपी की जा सकती है। बेसिकली शिरोधारा, मसाज, स्टीम बाथ, बस्ती, कोलोन थेरेपी, योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ओजोन थेरेपी, फिजियोथेरेपी, इस तरह की लगभग जो अपनी है 350 तरह की छोटी छोटी चिकित्साएं हैं। वात मोक्षण जिसको ग्वाशा बोलते हैं, श्रृंगी चिकित्सा, कपिंग थेरेपी, लीच थेरेपी, फीमेल्स के लिए तो सबसे अच्छी है लीच थेरेपी, वेरिकोज वेन्स उसका सबसे अच्छा इलाज है लीच थेरेपी। फेस पे पिगमेंटेशन, उसके लिए सबसे उपयोगी है लीच थेरेपी, जोंक चिकित्सा। हेयर फॉल, उसके लिए भी बहुत अच्छी है। इस तरह से कई सारे जो विभिन्न प्रकार की भारतवर्ष की और पूरी दुनिया में जितनी नेचुरल थेरेपीज हैं, प्राकृतिक रूप से ह्यूमन बॉडी को डिटॉक्स करने से लेके, वात पित्त कफ बैलेंस करने से लेके, बीमारियों को रिवर्स करने की जो चिकित्साएं हैं, वो सभी पूर्ण तरह से यहाँ पे हम दी जाती है। साथ में डाइट थेरेपी इसका एक नेचुरोपैथी का मुख्य अंश रहता है। आहार चिकित्सा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आहार में जी ये फेज 2 का कह रहा हूं मैं। फेज 1 में भी मैं बता दूं वो, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछ ही लिया है। फेज 1 में अपना आयुर्वेद हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज है। फेज 1 में हमारे यहाँ सर्जरी का भी एडवांस डिपार्टमेंट है, आयुर्वेद की सर्जरी, जिसमें हम पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, जो अपने मल द्वार के जो रोग है उसमें तो नंबर 1 है ही सही, साथ में कुछ प्रकार के हर्निया, और साथ में पूरा पंचकर्म का केंद्र वहां पर भी है। और हर रोग के स्पेशलिटी, जैसे गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट है, वहां पे गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ईएनटी का डिपार्टमेंट है, कान, नाक, गला, आंखें, इनका डिपार्टमेंट है। इस तरह से विभिन्न प्रकार के जो एलोपैथी में भी जिस प्रकार से डिपार्टमेंट होते हैं, वैसे अपने आयुर्वेद हॉस्पिटल में भी हैं, वो भी NABH एक्रीडेटेड है। और अच्छी बात सबके लिए ये है कि अपना योगग्राम भी और अपना फेज 1 भी अभी NABH भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, और यहाँ पे रीइंबर्समेंट भी होता है। तो जो कैशलेस है, कुछ तो CGHS वगैरह में कैशलेस भी होता है, बाकी आप लोग जिसका इंश्योरेंस है, और आने वाले समय में हो सकता है आयुष्मान कार्ड भी उसमें लागू हो। अभी तक आयुष के लिए नहीं किया है भारत सरकार ने, जब वो लागू होगा तो इसमें भी होगा। CGHS से है योगग्राम में अभी फेज 1 में भी, और फेज 2 में भी अभी NABH होने वाला है हमारा। और उसके बाद यहाँ पे भी पूर्णतया जो है आपके इंश्योरेंस में कवर रहेगा, रीइंबर्समेंट रहेगा, और सारी सुविधाएं जैसे मिलती है किसी चिकित्सालय में, वो आपको आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी के लिए भी 100% मिलेगी। ओके, तो आप लोग या आपसे जुड़े सभी लोग, उनको आप लोग 100% मोटिवेट कर सकते हैं यहाँ पे
स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए। तो कैसे, अब क्या किस किस प्रकार के हम रोगी लेते हैं? तो सबसे पहले तो हम स्वस्थ व्यक्ति की बात करें। आप सभी और हम लोग, लगभग हम सब अपने आप को स्वस्थ कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि हम सब पूज्य गुरुदेव के साथ रोज दिन प्रतिदिन योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं सवेरे उठते से, और लगभग जल्दी उठते हैं लगभग, है ना। तो हमारा रूटीन के कारण हम और लोगों से जो समाज में है स्वस्थ कैटेगरी में आते हैं। अब इसमें स्वस्थ लोगों के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि साल में एक बार वेलनेस में 7 से 10 दिन का थेरेपी जरूर करवा लें। उससे क्या फायदा है? शरीर का शुद्धिकरण, क्योंकि आजकल जो बीमारियां हो रही है, आप सब माताएं हैं, आप सब भोजन बनाते हैं, आजकल जो बीमारियां हो रही हैं डे बाय डे, डिसीजेस जो हो रहे हैं, 99% जो डिसीज है वो लाइफस्टाइल कॉज है उसका, मतलब साइकोलॉजिकल और लाइफस्टाइल, जीवन शैली और मन की परिस्थिति, ये दोनों मेन फैक्टर्स हैं उन बीमारियों का। साथ में अटैच जो कॉरिस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स होते हैं वो है डाइट, क्वालिटी ऑफ डाइट। क्योंकि आजकल जो आप पोषण तत्व देखें, जो आजकल मार्केट में सब्जियां आ रही हैं, क्योंकि पहले सब्जियां होती थी एकदम देसी खाद में बनी हुई, घर में उगी हुई या बाड़े में उगी हुई, अब उसमें कीटनाशक का, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और भी यूरिया बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करें, क्योंकि आजकल हो गई है चीज प्रोफेशनल, क्योंकि सबको बनाना है इनकम जनरेट, तो ज्यादा फास्ट ज्यादा जल्दी। तो इस चक्कर में जैसे अब तरबूज का आपने बीच में काफी सुना होगा, तरबूज कच्चा है, उसको पकाने के लिए इंजेक्शन, ग्रोथ हार्मोन लगाया और उसके अंदर कलर भी हो गया, मीठा भी हो गया, पर क्या ये हेल्दी है? इस प्रकार से स्प्रे कर रहे हैं। भिंडी आ रही है, अपनी भिंडी पे स्प्रे होती है, धनिया, मेथी, पुदीना, ये तो नेचुरली घर पे भी उगता है, इसमें भी स्प्रे करते हैं, क्योंकि ये जब मार्केट में सब्जी लेने जाए आप ठेले पे, तो एकदम फ्रेश लगे कि एकदम ताजा है, तोड़ के लाए, और पानी के ड्रॉपलेट्स दिखे, पर वो लंबे समय चले, सुबह लेके आए शाम तक, और शाम को भी उन्होंने यूज कर दिया, अगले दिन सुबह फिर यूज। तो इस तरह से केमिकल का जो यूज है ये अपनी फूड साइकिल में बढ़ता ही जा रहा है। और भी आप देखें, गेहूं चावल के बारे में बात करना चाहूंगा। इसमें क्या, इसमें परेशानी नहीं है गेहूं चावल खाने में, पर जो साइंटिस्ट ने, क्योंकि जो अपना फूड रिवॉल्यूशन हुआ था तब से ये भारत में और वर्ल्ड में भी एक एक जो गेहूं का दाना है, चावल का दाना है, इसमें उनका एम रहा कि इसमें ग्लूकोज बढ़ाया जाए, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया जीन्स को। तो आजकल जो गेहूं चावल भी है वो 10th 12th जनरेशन जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो उसमें क्या रहा, नेचुरल जो वीट होता है, जैसे कर्नाटक में भी कई जगह अभी भी सिरसी है, हुबली है, एक नेचुरल जो पुराना मोटा गेहूं होता था रेड कलर का, वो भी आजकल मिलता है, ऐसा नहीं वो खत्म हो गया है, वो कई लोग अपना ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे हैं, वो नेचुरल भी करते हैं। और मार्केट में जो आजकल बीज आ रहा है वो ज्यादातर जो आ रहे हैं गेहूं चावल में मॉडिफाइड आ रहे हैं। इसीलिए आजकल मिलेट्स पे फोकस किया गया है कि मिलेट से रागी है ना, अपना नेचुरल जो भी मिलेट है, फिंगर मिलेट है जिसको रागी बोलते हैं, इस तरह से बाजरा है, जौ है, ज्वार है, अपने जितने नेचुरल जो पुरानी अपने अन्न है उसको प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि उसमें अभी तक जो है जेनेटिकली ज्यादा उसमें मॉडिफिकेशन नहीं किए जा रहे हैं कंपेयर टू गेहूं चावल जो हमारा स्टेपल फूड है पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में। तो वर्ल्ड वाइड ये किया गया। तो क्या होता था, आपने ये चीज देखा है, पहले हमारे जैसे मेरे दादी दादा, हमारे उनके माता पिता, तो वो लोग पहले 10-10 रोटी खा लेते थे। आपने देखा होगा, सुबह जब खेत पे जाते थे या जब भी घर पे भी 10-11 बजे भोजन लेते थे और भर पेट 5 से 10 रोटी अच्छे से खा लेते थे। और शाम को भी जब खेत से आते थे या शाम को जल्दी खाना खाते थे भोजन, तो तब भी अच्छे से खा लेते, 2 बार, पर अच्छे से खाते थे भर पेट। आजकल हम लोग कितना खा पाते हैं, 2 रोटी 3 रोटी, कोई ओवर ईटिंग कर रहा है तो 4-5-6 रोटी, है ना। ये बात अलग है कि अब फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है तो जरूरत भी कम है, पर फिर भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी अफेक्ट हुआ है। तो आप सोचिए, अब दूध में सबसे ज्यादा आजकल आ रहा है, तो देसी गाय, इसलिए घर पे गाय गौ माता को पालना चाहिए, क्योंकि हम एक नेचुरल फॉर्म में नेचुरल मिल्क जो एक सप्लीमेंट है, और हम वेजिटेरियन हैं बाय डिफॉल्ट, हम प्योर वेजिटेरियन, शुद्ध शाकाहारी, हम दूध पे भी डिपेंडेंट, लैक्टो वेजिटेरियंस, और ये सबसे अच्छा भी यही है रहने के लिए।
इंस्टेड ऑफ यूटिलाइजिंग एनी नॉन वेजिटेरियन मीट, उसमें तो और ज्यादा टॉक्सिन्स हैं आजकल। तो इसमें भी आजकल क्या दिक्कत हो रही है, बहुत सारे जो है आपने देखा होगा दिल्ली में, नोएडा में बहुत सारे आजकल पकड़े जा रहे हैं, एफएसएसआई उसको रेगुलेट करता है पूरे भारतवर्ष में। तो नकली दूध, पाउडर्ड मिल्क, उसमें यूरिया, उसमें कलर, है ना। बीच में एक स्टडी आई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भारत के लिए, यहाँ पे जो है लगभग उनका अनुमान था कि 33 करोड़ लीटर्स दूध एक दिन में लगभग अपने जो गाय हैं, भैंस हैं, बकरी हैं, भेड़ हैं, इनसे निकल के मार्केट में आता है रेगुलर। पर जो अवेलेबिलिटी जो ऑन स्टॉक रहता है, जैसे जो पैकेट में आ रहा है, वो लगभग प्रतिदिन आ रहा है 133 करोड़ लीटर्स, मतलब 100 करोड़ लीटर्स दूध, 33 करोड़ तो नेचुरल मिल्क है, उससे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है प्रतिदिन। कैसे, क्वेश्चन मार्क, है ना। क्योंकि उसमें कई तरह की मिलावटें, कई तरह के जो पनीर आ रहे हैं वो भी नकली आ रहे हैं, उसी से फिर दूध बन रहा है। इसीलिए लोग वेस्ट में भी, वर्ल्ड में वेगनिज्म में जा रहे हैं। वेगनिज्म मतलब प्लांट बेस्ड मिल्क, क्योंकि प्योर और क्वालिटेटिव नेचुरल देसी गाय का जो दूध, किसको कहते हैं A2 काउ मिल्क, है ना, A2 काउ मिल्क जो क्वालिटी होती है, वो मिलना अब मार्केट में बहुत कम हो गया है। क्योंकि हर एक को जो है व्यक्ति गांव में भी प्रॉपर आपको उस चेन में नहीं पहुंचा पर। अब गाय में भी क्या है, अब उनको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो गाय को भी फिर वो हार्मोनल इंजेक्शंस लगा रहे हैं। तब ये हार्मोन गौ माता के ब्लड सर्कुलेशन में है तो ऑब्वियसली दूध में भी रहेगा और वो फिर अफेक्ट भी करेगा। तो आप देखिए डाइट में हम हर तरह से कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है, कार्बोहाइड्रेट बढ़ रहे हैं, टॉक्सिसिटी फूड में बढ़ रही है। तो फूड टॉक्सिसिटी आज के जमाने में एक मेजर चैलेंज हो रहा है। इसलिए जो रिवोल्यूशन अब आ रहा है वो ये कह रहा है, भारत सरकार भी, हमारे पतंजलि में भी रिसर्च हो रहा है, तो हम घर पे नेचुरल छोटी चीजें जो हम उगा सकें अपने किचन गार्डन में या अपनी बालकनी में, अपने घर में, अपनी छत पे, वो हमें बिल्कुल उगाना चाहिए खुद के लिए। और छोटी चीजें तो बिल्कुल साधारण तरीके से घर में उग ही जाती हैं, जैसे धनिया, पुदीना, है ना, हरी मिर्ची, ये अपने यहाँ पतंजलि में भी अपने लगी हुई है। लौकी, तोरी, टिंडा, ऐशगढ़, पेठा, टमाटर, ये सब तो बड़े आसानी से, केले, केले का पेड़, तो जितनी चीजें हम अगर घर में और आसपास में उगाएं तो ये आपको ऑक्सीजन तो दे ही दे रहे हैं, पर आप उसको नेचुरल तरीके से, नेचुरल खाद उसमें डाल रहे हैं। आपको पता है कि हम उसको सीजन के अकॉर्डिंग, उसमें हम बहुत ज्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल यूज नहीं कर रहे हैं ताकि वो शरीर में आए। तो इसको आप यूज करें तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। ऐसे अगर गौ पालन हम करें, मान लीजिए हम घर पे नहीं रख सकते तो पास में आप लोग एक कम्युनिटी गौशाला रखें, वहां से हम, आपको पता है आपने एक गाय ले ली और आपने वहां पे उसका पालन किया, उसका बछड़ा भी हुआ, बछिया भी हुआ, तो गौशाला इससे प्रमोट होंगी। पर आपके घर तक जो है वो शुद्ध और सात्विक, बिना केमिकल के जो है वो सब्जियां, फल और अपना दूध, ये तो कम से कम पहुंच पाएगा। ठीक है, आपने माना अन्न तो आप बाहर से ले रहे हैं, पर उसमें भी अब आपके पास चॉइसेस हैं। पतंजलि का आटा आता है अपना, एंटी डायबिटिक आटा है ना। अपने पतंजलि के कितने तरह के आटे हैं, कुट्टू का आटा, जौ का आटा, सिंघाड़े का आटा, लगभग जितने मिलेट्स के आटा हैं वो भी अपने आ रहे हैं। एंटी डायबिटिक में बहुत अच्छा है, मेथी दाना, ये सब डला हुआ है, बहुत हेल्दी है वो, टेस्ट वाइज भी अच्छा है, नेचुरल मोटापा भी है, अच्छे गेहूं से बना है, नेचुरल वैरायटी के। ऐसे अपने ब्राउन राइस भी आ रहे हैं पतंजलि के, मोटे चावल, नेचुरल। अब राइस में क्या होता है, राइस का जो छिलका होता है उसमें लगभग सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इवन B12 जिसकी कमी हम सब में हो रही है, वो भी चावल के छिलके में यूजुअली न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, फाइबर, है ना। तो जैसे ही उसको हम अब पॉलिशिंग कर रहे हैं सुंदर बनाने के लिए, हमें पसंद होता है बड़ा बड़ा दाना, बासमती, खुशबूदार, तो उसको जो मशीन से पॉलिशिंग की जाती है तो इसका राइस ब्रांड, इसका छिलका निकाल दिया जाता है, तो ये लेजर कट एकदम पॉलिश्ड व्हाइट राइस होता है। अब इसमें कार्बोहाइड्रेट तो है, स्टार्च तो है, पर इसमें अदर न्यूट्रिएंट्स जो हमें चाहिए,
अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन्स हमें चाहिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो हमें चाहिए, फाइबर जो हमें चाहिए, उसकी मात्रा कंपैरेटिवली बहुत कम हो गई है। तो इसलिए नेचुरल राइस, जो रेड राइस है, ब्राउन राइस है, गंजी चटनी जो कर्नाटक में, आंध्रा तेलंगाना में आप लोग देते हैं गंजी राइस, वो एकदम नेचुरल वैरायटी ऑफ राइस है। तो अब राइस ब्रांड निकाल दिया, अब इसका अलग से तेल भी आ रहा है, आपने देखा होगा राइस ब्रांड ऑयल, है ना, बताते हैं अच्छा है। तो इस छिलका जो चावल का निकाला, इसका तेल बन रहा है और वो नेचुरली आपको मिल रहा था, उसकी जगह आप बासमती ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि किसी को नहीं लेना है, बट मैं इसमें ऑप्शन बता रहा हूं कि नेचुरल तरीके से जो लेने का जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, उसको आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है आजकल के लाइफस्टाइल में। क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें जो हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इसी से हमारे शरीर में हमें पता ही नहीं और बीमारी डेवलप हो रही है, और वो भी यंग एज में। आजकल बच्चों में आप देखें टाइप 1 डायबिटीज वेरी कॉमन। हर मतलब हमें तो आजकल देखने को मिलता है आए दिन छोटे छोटे बच्चे जिसके फैमिली कोई हिस्ट्री नहीं है, मान लीजिए माता पिता को या दादा दादी नाना नानी को है, तो मान सकते हैं बच्चे के होने के चांसेस हैं। पर बच्चा फर्स्ट जनरेशन है और 3 से 5 साल 7 साल में डायग्नोस हुआ टाइप 1 डायबिटीज, इंसुलिन लेना है, डॉक्टर ने कहा क्यों, ऐसा क्या, फूड चेन गड़बड़, फिर साथ में उसका पोषण वो नहीं हो पा रहा प्रॉपर, और साथ में फिर अननेसेसरी जो केमिकल बेस्ड मेडिसिन हैं यंग एज पे, वो भी ओवर इनटेक दिया गया किसी कारण से, इन्फेक्शंस में इसमें, तो उसके कारण पैनक्रियास के बीटा सेल्स डैमेज हुए, लिंगरेंसेंस, इंसुलिन प्रोडक्शन जो है बीटा सेल्स के द्वारा वो मिनिमाइज हो गया, है ना, सी पेप्टाइड जो है वो कम हो गया, तो टाइप 1 डायबिटीज। तो इस तरह से यंग एज से बच्चों में बच्चियों में चश्मा। अब घर में क्या क्या टॉक्सिकेटेड चीजें हैं जो हमारी लाइफस्टाइल में हमें दिक्कत कर रही है, घर के अंदर देखें स्क्रीन टाइम सबसे ज्यादा आप देखें, आप लोग तो कम देखते होंगे पर आजकल छोटे बच्चों को माताएं क्या पकड़ा देती है, फोन। छोटा सा बच्चा है, साल 1.5 साल का या 6 महीने के बच्चे हैं, उनको भी वो लोग इंगेज करने के लिए, बच्चा रोए नहीं, उसको कलर दिखे, कार्टून लगा देते हैं, मोबाइल पकड़ा देते हैं। अब उस बच्चे की तो डेवलपिंग स्टेज है, 3 साल 5 साल से पहले तो उसको स्क्रीन एक्चुअली नहीं देखनी चाहिए, है ना, कभी कभार ठीक है, बट आप दिन में 5-10 मिनट से लेकर आप घंटों तक अगर उसको स्क्रीन में एंगेज कर रहे हैं, तो मेंटल डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा है, और साथ साथ जो है आंखों में तो अफेक्ट हो ही हो रहा है, उसकी ग्रोथ 100% जो रॉड्स एंड कॉन्स डेवलप होने हैं वो उतनी नहीं हो पा रही है। तो इसलिए क्या हो रहा है, मतलब फर्स्ट सेकंड क्लास में चश्मे लग जा रहे हैं, और साथ में टीवी, घर में टीवी चलता रहता है, माताएं भी देख रही हैं, पेरेंट्स देखते हैं, रात में न्यूज आके देखते हैं, शाम को आप लोग टीवी बहुत ज्यादा यूज करते हैं कई घरों में, तो टेलीविजन वो भी आजकल बड़े बड़े एलईडीज आने लग गए हैं, और उसमें भी 5.1 सराउंड साउंड करके देखते हैं, तो बच्चों को उससे भी अट्रैक्शन होता है, साउंड पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन एंड अगेन स्क्रीन, ऐसे टैबलेट्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, तो यंग जनरेशन में तो है, बच्चों में भी स्क्रीन टाइम काफी बढ़ गया है। तो इससे आंखों का डेवलपमेंट, स्ट्रेस एंजाइटी लेवल्स, बच्चों में भी स्ट्रेस रहने लग गया, गुस्सा रहने लग गया है, और उसके कारण भी शरीर में बीमारियां डेवलप हो रही है। सबसे ज्यादा जो बीमारी का योग में भी बताया गया, आदिजा व्याधि, इरेगुलर और इनएडिक्वेट मेंटल थॉट्स, जो हमें स्ट्रेस जो होता है, जो एक तो होता है अच्छा स्ट्रेस जिसको हम बोलते हैं यू स्ट्रेस, मान लीजिए कल अभी आपकी कुछ देर में परीक्षा है, तो हल्का सा वो एक है कि हाँ मुझे ये सब याद रहे, ये यू स्ट्रेस है, इट्स अ गुड स्ट्रेस, वो तो जरूरी होता है। पर आजकल सब लोग, हम लोग किस में रहने लग गए, डिस्ट्रेस, एग्जॉस्ट होके जो होता है ना स्ट्रेस, उसको कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। जब बॉडी में स्ट्रेस होता है, मान लीजिए किसी को यहाँ पे एक सांप दिख जाए, तो बॉडी 2 एक्टिविटी करती है, फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स जो हमारा क्रिएट होता है, या तो आप बॉडी उसके लिए आपका ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा देगी, हार्ट रेट बढ़ा देगी, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ा देगी, क्योंकि आपको उसको फाइट करना है, एक चीज फर्स्ट, फाइट नहीं कर सकते तो आपको सेकंड भागना है, तो उसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए। सो दिस इज द कॉमन रिस्पॉन्स ऑफ स्ट्रेस इन ह्यूमन बॉडी हमारे अंदर। तो डिस्ट्रेस जो होता है, आप एग्जॉस्ट हो गए,
तो ये स्ट्रेस लंबे समय रहे तो इट बिकम्स एंजाइटी एंड नेगेटिव हैबिट बन जाता है। ये एक मेंटल वेलबींग के लिए नेगेटिव। हर व्यक्ति देखें तो हर टाइम क्या है, ओवर थिंकिंग, अत्यधिक विचार आ रहे हैं। रात में सोने का समय है 9:30-10 बजे, उस टाइम भी थॉट चल रहे हैं 11-12-1 बजे तक, नींद ही नहीं आ रही है, आप ज्यादा अवेकन हो, है ना। तो दिस इज अ स्ट्रेस विच इज क्रिएटिंग इम्बैलेंस इन द गट, आपके पाचन तंत्र को गड़बड़ कर रहा है, और उसके बाद वात पित्त कफ को इम्बैलेंस कर रहा है, पंच महाभूतास को इम्बैलेंस कर रहा है शरीर में, और आपके शरीर में कोई ना कोई बीमारी, खासकर जैसे पाचन की गैस, एसिडिटी, कब्जी से लेके कोलाइटिस, और साथ में अस्थमा, स्ट्रेस इंड्यूस्ड अस्थमा, और आंखों की प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम, लो इम्यूनिटी, लो वाइटलिटी, लोअर्ड इम्यूनिटी और वाइटलिटी, ये भी स्ट्रेस के कारण हो रहा है, डिस्ट्रेस के कारण, एंजाइटी के कारण। और फिर आपको ये बीमारियां शरीर में, मेंटल बीमारियां, डिप्रेशन,